के लिए, अभिक्रिया का वेग आपको निकालना है किसके लिए, H2 के लिए। तो जब H2 के लिए निकालोगे, पहली बात तो हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार आज से हम शुरू करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतकी को, जिस पे आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम मस्त तरीके से आज समझेंगे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आज आपका रासायनिक बलगतकी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये पहला वीडियो इसका, जिसमें क्या पढ़ने वाले, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से सीखेंगे अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो परिभाषा तो बाद में समझेंगे, एकदम मस्त तरीके से आपको पूरा पहले समझना है। देखो जो रासायनिक बलगतकी चैप्टर है, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक बलगतकी चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कोई जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करें अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखो यहाँ पे हेडिंग लगी है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब अभिक्रिया का वेग का ये मतलब है अभिक्रिया किस स्पीड से चलती है, अभिक्रिया की गति क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने परिभाषा पहले लिखी, परिभाषा पढ़ो फिर आपको पूरा समझाते हैं। हमने लिखा एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यह है अभिक्रिया के वेग की परिभाषा। अभी तो कम समझ में आएगी, अभी पूरा समझाएंगे। देखो अब अगर बात करें, मान लो आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, आपके पास कोई भी अभिक्रिया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपके पास कोई भी अभिक्रिया है तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होता है। उसमें क्या होता है, आपके पास अभिकारक होता है जिससे बनता है आपका उत्पाद। अभिकारक होता है जिससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और उत्पाद को प्रोडक्ट। आप जैसे एक उदाहरण के तौर पे कोई अभिक्रिया ले, जैसे N2+H2 से बनता है क्या, NH3। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा। तो ये आपके पास कोई अभिक्रिया है जिसमें N2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलने, देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, NH3 मतलब अमोनिया बनता है। तो ये जो N2 और H2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो N2 और H2 दिख रहे हैं, ये आपके अभिकारक हैं। ये आपके पास क्या है, अभिकारक हैं, और इससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया है आपके पास, कोई भी अभिक्रिया हो, सबसे पहले आप अभिकारक लोगे, वो ही आपस में अभिक्रिया करने से क्या बनेंगे, उत्पाद बनेंगे। सबसे पहले आपके पास N2 और H2 होंगे, यही दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तब जाके आपका उत्पाद बनेगा NH3 बनेगा। ठीक है, तब जाके आपका उत्पाद बनेगा NH3। अब बात करें, आपको पढ़ना क्या है, अभिक्रिया का वेग की अभिक्रिया किस स्पीड से चलती, कितनी उसकी स्पीड है, उसका वेग कितना है। तो देखो परिभाषा यहाँ पे कही गई कि एकांक समय में, एकांक समय जब टाइम बराबर 1 हो, तब आपका अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि अभिक्रिया में कौन कौन होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लेना, एग्जाम्पल आपका N2+3H2 मिल से 2NH3 बना। ये दोनों ही आपकी N2 भी अभिकारक है, H2 भी अभिकारक है, और ये जो आपका अकेला पदार्थ बना, ये क्या है, आपका उत्पाद है। ठीक है, अब आपसे कहा क्या गया, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। यहाँ से लिखते हैं माना। ठीक है, यहाँ से क्या लिखते हैं, माना अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, या उत्पाद की सांद्रता हम क्या मान लेते, x मान लेते हैं। मान लो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता x हो, ठीक है, तब जो अभिक्रिया का वेग आएगा, अभिक्रिया का वेग वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अभिक्रिया का वेग dx/dt। ठीक है, अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा, dx/dt। x तो आपको पता है, x क्या है, x है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता,
टी क्या है, समय। और ये जो डी लगा है ना, ये डी आपका अवकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। जिसने मैथ में अवकलन पढ़ा उसको पता है डी क्या है, अवकलन का चिन्ह होता है। और इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। और ये क्या प्रदर्शित करता है, ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है कि जो एक्स सांद्रता है उसमें परिवर्तन हो रहा है और जो टी समय है उसमें परिवर्तन हो रहा है, ये प्रदर्शित करता है आपका। आपसे कहा गया था एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता। देखो अगर यहाँ पे न दिख रहा हो तो उत्पाद लिखा हुआ है, ठीक है। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। हमने माना अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता x हो, तब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, dx/dt। जहाँ d, ये जो d का मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन, ये प्रदर्शित करता है कि इसकी सांद्रता मतलब जो x है इसमें परिवर्तन हो रहा है x के मान में। मतलब dx क्या प्रदर्शित करता है, आपका सांद्रता में परिवर्तन, और dt क्या प्रदर्शित करता है, समय में परिवर्तन। अब मान लो यहाँ पर से अगर dt इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर से मान लो अगर dt इक्वल टू 1 हो जाए, अगर यहाँ पर से dt इक्वल टू 1 हो जाए तो जो वेग आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वेग किसके बराबर हो जाएगा, dx के। अगर dt की जगह 1 रख दे तो वेग किसके बराबर हो जाएगा, dx/1 हो जाएगा। देख लो ध्यान से, वेग बराबर है dx/dt, तो जब dt बराबर 1 हो जाएगा तो dx/dt की जगह 1 हो गया, तो dx/1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर से ही परिभाषा आती है, जब आपका एकांक समय मतलब dt का मान 1 होता है, एकांक समय मतलब 1 हो जब समय, तब आपका अभिकारक या उत्पाद की जो सांद्रता में परिवर्तन, x आपका सांद्रता है, d का मतलब परिवर्तन है, तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जब टाइम बराबर 1 होता है, टाइम एकांक होता है, समय एकांक होता है, तब अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा आती है। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना था अभिक्रिया के वेग पे, कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मान लो कोई अभिक्रिया है तो वो कैसे होती, पहले उसमें अभिकारक होता है जिससे उत्पाद बनता है। उदाहरण के तौर पे N2 + 3H2 के मिलने से 2NH3 बना। N2 और H2 यहाँ पे अभिकारक है और ये जो अमोनिया बना ये उत्पाद है। अब यहाँ से लिखते हैं, माना अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता x हो, तब अभिक्रिया का वेग जो होगा वो dx/dt हो जाएगा। और यहाँ से अगर dt बराबर 1 हो जाए, लिख देना यदि dt बराबर 1 हो जाए तब वेग बराबर क्या हो जाएगा, dx/1। वेग किसके बराबर हो जाएगा, dx/1 हो जाएगा आपका वेग, ठीक है। तो वेग जब आपका dx/1 हो जाएगा तब आप यहाँ से कह सकते हो कि जब समय एकांक हो, मतलब जब समय का मान 1 हो, तो अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आपका किसके बराबर हो जाता है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को। तो परिभाषा यही से बनती है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बेसिक सी बात अभी आपने समझी। अब इस पे कुछ बातें और हैं कि अगर आपको मान लो जैसे N2 का वेग निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो, NH3 का वेग निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हो, आप थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। अगर परिभाषा पेपर में पूछी जाए तो इतना ही आप लिख सकते हो, इतना जितना हमने करा दिया इतना ही लिख लेना। अब इसके बाद देखो आपको कुछ बातें और समझा दे जिससे आपका पूरा ये टॉपिक ही क्लियर हो जाए, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूले बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो समझो कुछ बातें, ठीक है। देखो अब मान लो आपके पास पता है अभिक्रिया में कौन कौन होता है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। 2 लोग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अब मान लो अगर आपको निकालना हो अभिक्रिया का वेग अभिकारक के पदों पे, अगर अभिक्रिया का वेग आपको निकालना है अभिकारक के पदों पे, तब आपका सूत्र होगा प्लस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे में परिवर्तन में लगा समय, बटे में परिवर्तन में लगा समय, ये आपका सूत्र होगा, परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। या परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ठीक है। सिंपल समझ लो क्या किया, अभिक्रिया का वेग यही तो बताया। dx का मतलब क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और dt का मतलब है समय में परिवर्तन, तो वही चीज़ है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, अभिक्रिया का वेग जब आप अभिकारक के पदों में लिखोगे, इस अभिकारक के पदों में, तब आपको चिन्ह प्लस का लेना है। लेकिन अगर आप अभिक्रिया का वेग उत्पाद के पदों में लिखोगे, यदि अभिक्रिया का वेग आप उत्पाद की सांद्रता के पदों में लिखते हो तब आपको माइनस का यूज करना है, माइनस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
बटे में समय में परिवर्तन। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, समय में परिवर्तन। ये सूत्र होगा आपका उत्पाद के लिए, माइनस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। और जब अभिकारक के पदों में होगा तो प्लस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय या समय में परिवर्तन। अब बात करें ये प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह क्यों आता है, तो देखो जब कोई अभिक्रिया होती है, जैसे N2H2 मिलके NH3 बना रहे हैं, तो आपका सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक होता है N2 और H2। ये दो चीज़ें होती हैं N2 और H2। तो अभी केवल N2 और H2 है, जब ये N2 + H2 होगा तब जाके बनेगा NH3। अभी यहाँ पे बात करें N2 और H2 मिले नहीं तो NH3 की मात्रा कितनी है, मान लो 0। कितनी है, 0। ठीक है, जब N2 और H2 आपस में नहीं मिले तब NH3 कितना है, 0। लेकिन जब N2 और H2 मिलते हैं तो क्या बनता है, NH3। तो जब NH3 बनता है तो NH3 की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि N2 और H2 के मिलने से NH3 बन रहा है तो NH3 ज़्यादा हो जाता है और N2 और H2 कम होते रहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब N2 और H2 आप मिलाते रहोगे तो आपका NH3 का लगातार निर्माण होता रहेगा या लगातार वो बनती रहेगी NH3। ठीक है, लेकिन N2 और H2 की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, जिससे उसकी मात्रा क्या हो जाती, कम हो जाती। तो देखो शायद हमने यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ कर दिया। देखो अभिकारक वाले में माइनस लगेगा, उत्पाद वाले में प्लस लगेगा। ठीक है, देखो क्यों है, आपको समझाते हैं पूरा एक एक बात। देखो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास जब अभिकारक होता है जैसे N2 और H2, तो जब N2 और H2 को आप जितना मिलाओगे तो इसकी सांद्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और उत्पाद बनता जाएगा। ठीक है, N2 लिया, मान लो आपने H2 लिया, दोनों को मिला रहे हो तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब उसकी मात्रा कम होती जाएगी और जो बनेगा उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि N2 और H2 को मिला रहे हो तो ज़्यादा मात्रा बनेगी NH3 की। इसलिए आपका N2 और H2 जो है यहाँ पे अभिकारक, इसमें क्या आती, कमी होती जाती है और NH3 में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के उसमें लिखते हैं तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के उसमें लिखते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं। देखो सिंपल सी बात कहें तो माइनस प्लस का चिन्ह इसलिए कि अभिकारक की मात्रा में कमी आती है, उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है। बस ये समझ लो। ठीक है, ज़्यादा कुछ याद ना रखो, बस याद रखो प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह क्यों आया। माइनस का चिन्ह इसलिए आया क्योंकि अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की मात्रा में कमी हो जाती है, जिससे यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है। और अब उत्पाद में क्या होता है, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद में वृद्धि होती है, जिसके कारण उस पर प्लस का चिन्ह आता है। अब मान लो हम आपसे कहें कि आप इस N2 के लिए अभिक्रिया का वेग लिखो। इस N2 के लिए आप क्या करो, अभिक्रिया का वेग लिखो। तो यहाँ से अगर आपको अभिक्रिया का वेग लिखना हो N2 के लिए, अभिक्रिया का वेग आपको लिखना हो किसके लिए, N2 के लिए। ठीक है, अगर आपको अभिक्रिया का वेग N2 के लिए लिखना है तो जैसे यहाँ पे जब सांद्रता x होती तो dx/dt करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे N2 है तो आपको यहाँ पे d लगाना है और कोष्टक पे इस टाइप से लिखना है N2। इसका मतलब हो जाएगा N2 की सांद्रता। जब कोष्टक पे कोई चीज़ लिखा जाता है इस टाइप से तो उसकी सांद्रता समझी जाती है। ठीक है, तो N2 इस टाइप से कोष्टक पे लिखा जाएगा तो उसकी सांद्रता बटे में समय। और एक चीज़ और देखना है कि ये है क्या, N2 अभिकारक है, तो जब अभिकारक होगा तो चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह बस यही प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की मात्रा में कमी होती है। ठीक है, और प्लस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, तो माइनस का dN2/dt। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और देखना पड़ेगा, क्या चीज़, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो आपका देखोगे तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का गुणा नहीं N2 पे, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि यहाँ पर 1 का गुणा है। किसी भी चीज़ का गुणा नहीं तो एक ही का गुणा माना जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जब आपका N2 की आपने सांद्रता के पदों में अभिक्रिया का वेग लिखा तो अभिक्रिया का वेग बराबर आया माइनस का dN2/dt। और यहाँ पे जो एक इसके यहाँ पे लगा हुआ है इसका आपको भाग लगा देना इस टाइप से, 1/1 कर देना है। ठीक है, कैसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सीधा सीधा वेग आ जाएगा माइनस का 1/1 dN2/dt। ये चीज़ हम कह रहे हैं आपसे। देख लो, जब आप N2 के लिए निकालोगे तो आपका अभिक्रिया का वेग आएगा माइनस का 1, आपको माइनस चिन्ह तो पहले ही ले लेना है, फिर ये जो इसका यहाँ पे जितने का भी गुणा हो उसका भाग लगा देना है। अभी कम समझ में आ रहा है, अभी देखो H2 का निकालते हैं फिर बताते हैं। अब मान लो आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है H2 के लिए, अभिक्रिया का वेग आपको निकालना है किसके लिए, H2 के लिए।
तो जब H2O के लिए निकालोगे पहली बात तो H2 क्या है, अभिकारक है, इधर वाला अभिकारक होता है, उधर वाला उत्पाद होता है। H2 क्या है, अभिकारक है, तो माइनस का चिन्ह पहले आपको लेना है, माइनस का चिन्ह ले लिया, फिर आपको 1 लिखना है, फिर बटे में जितना भी यहाँ पे गुणा हो उसका भाग लगा देना है। यहाँ पे 3 का गुणा है तो यहाँ पे 3 का भाग लगा देना है, और यहाँ पे dH2/dt ये हो जाएगा H2 के लिए अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया के वेग का सूत्र ये आपको निकालना बता रहा है कि अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप आराम से निकाल पाओ, नहीं तो यहाँ तक परिभाषा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल क्या किया, जब N2 के लिए निकाला, आपको पता है N2 अभिकारक है, तो अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह यूज करना है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस का चिन्ह यूज करो, और इस N2 के आगे जितने का भी गुणा हो उसका भाग लगा दो। 1 का गुणा तो 1/1 हो गया, और आगे dN2/dt, dN2 का मतलब है N2 की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, फिर अभिक्रिया का वेग जब H2 के पदों में लिखा तो यहाँ पर पहले तो उतना हो जाएगा dH2/dt, और अभिकारक इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3 का भाग हो जाएगा 1/3। अब इसी टाइप से उत्पाद के लिए लिखे NH3 के लिए, इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग लिखे हम लोग, अगर इसके लिए अभिक्रिया का वेग लिखे तो NH3 सबसे पहले बात करें, NH3 है क्या चीज़, NH3 उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह आपको यूज करना है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह यूज करो, और फिर देखो यहाँ पे किसका गुणा है, 2 का गुणा है, तो यहाँ पे 2 का भाग लगा दो, 1/2 हो जाएगा। फिर आगे NH3 है तो NH3 की सांद्रता dNH3/dt इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो वेग। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि इससे जो वेग का मान आएगा, इससे जो वेग का मान आएगा, इससे जो वेग का मान आएगा, तीनों मान ही समान होंगे। वेग आपका चाहे आप तीनों में से किसी का भी निकालो, चाहे इससे निकालो, इससे निकालो, इससे निकालो, तीनों के लिए वेग समान ही आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि अगर हम N2 से निकालते हैं तो आपका अलग आएगा, H2 से निकालते तो अलग आएगा, NH3 से निकालते तो अलग आएगा, अलग नहीं आएगा आपका। बस ये आप याद रखना, जैसे माइनस के चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ये बस केवल प्रदर्शित करता है कि माइनस का मतलब है अभिकारक की मात्रा में कमी हो रही है, प्लस का मतलब उत्पाद की मात्रा में कमी हो रही है। ठीक है, तो अब एक बार पूरा टॉपिक आपको फिर से समझा दे जिससे एकदम क्लियर हो जाए, जिसको अभी कम समझ में आया हो पूरा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने कहा एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मान लो कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक होता है जिससे उत्पाद बनता है। उदाहरण के तौर पे N2 + H2 मिलने से 2NH3 बना। यहाँ पे किसी भी चीज़ का गुणा नहीं था तो हमने मान लिया 1 का गुणा है, क्योंकि 1 का गुणा करने से किसी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस है ये। आप देखो ये वाला आपका अभिकारक, ये वाला उत्पाद। अब माना अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता 100 हो, तब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, आपसे कहा गया था उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कहा गया था, इसलिए डी लगाए, डी का मतलब डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, तो dx/dt। यदि dt बराबर 1 तो वेग बराबर dx/1। यही से परिभाषा आती है कि यदि आपका समय एकांक हो, कहा गया ना एकांक समय में, एकांक हो समय, t क्या है, समय है, टाइम है, एकांक समय हो तो जो अभिक्रिया का मतलब जो एकांक समय हो, कहा गया एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन dx होता है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। कब, जब समय का मान 1 हो। ठीक है, तो यहीं से परिभाषा आई। फिर हमने कहा अभिक्रिया का वेग इस टाइप से लिखा जाता है, अगर अभिकारक के पदों में लिखोगे तो माइनस का चिन्ह यूज करना। माइनस का चिन्ह इसलिए यूज करते हैं कि ये प्रदर्शित करता है कि अभिकारक की मात्रा में कमी हो रही है अभिक्रिया में। ठीक है, तो माइनस का अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अगर उत्पाद की सांद्रता में लिख रहे हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस का उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसी टाइप से आप किसी भी अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हो, जैसे हमने उदाहरण के तौर पे इस पे निकलवाया, आप किसी भी अभिक्रिया के लिए निकाल सकते हो। कोई भी अभिक्रिया का आप चेक करके देखना, आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आप जैसे N2 के लिए निकालना, N2 आपको पहले ये पता करना है N2 अभिकारक के उत्पाद, आपने देखा इधर लिखा हुआ है तो इधर वाले अभिकारक होता है, तो अभिकारक है तो इसलिए माइनस का चिन्ह यूज किया गया। यहाँ पे देखो गुणा किसका, 1 का गुणा है तो 1 का भाग लगा दो, 1/1 हो गया। N2 है तो N2 की सांद्रता मतलब dN2/dt। इसके लिए लिखा अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस का चिन्ह यूज करो क्योंकि अभिकारक है, 3 लगाए तो 3 का भाग लगाओ, 1/3 तो dH2/dt। इसके लिए लिखा गया तो आपका ये क्या है, उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह, तो अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस का 2 का गुणा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का भाग लगा दो, 1/2 dNH3/dt। इस टाइप से आप अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो। ठीक है,
तो ये सिंपल सी बात थी। देखो कोशिश किया कि आपको पूरा समझा दे, नहीं आपको मेन परिभाषा अगर पेपर में आता है तो इतना ही आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे भी लिखना चाहो तो लिख दो, समझा दो एग्जामिनर को अच्छे से, तो और अच्छे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो यार समझ में आओ तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जैसे ही कोई अगला वीडियो आएगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और ये इस चैप्टर का केवल अभी पहला वीडियो हुआ, अभी तो आगे भी वीडियो आएंगे और उन पे भी मस्त तैयारी होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी है आपकी, उस पे जाके आप इस चैप्टर के भी वीडियो देख सकते हो, और जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर हमने पूरा करा दिया है, विलयन वाला चैप्टर पूरा करा दिया, उसके भी सारे वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कोई वीडियो आएगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी।